Good morning, students. In the last lecture, we have completed this chapter. हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया. हमने हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे नए नए लॉजिक, नए नए फॉर्मूले डेवलप किए. बहुत से क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट कैसा होता था, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देखा. प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया. कई क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टार्ट यहाँ से होते थे, एंड वहाँ पे होते थे, पूरे बोर्ड का यूज हो जाता था. मतलब कि ये चैप्टर से में क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी है, पर ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा. तो पूरा लॉजिक समझ में आ जाए, थोड़े बहुत फॉर्मूला आप याद रख लो तो आप जेईई के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि कैलकुलेटर में नहीं हो सकते. मैं ये चीज बहुत फोकस कर रहा हूँ. कैलकुलेटर में ना हो सके वैसे क्वेश्चन जेईई में पूछ लिए, और जेईई कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. अगर मान लो कि आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि मैथ्स एप्टीट्यूड के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हो, आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में बहुत से एग्जाम है जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड आता ही है, बराबर. उसमें एक चैप्टर का एक रोल है. कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर से सॉल्व इजीली हो जाते हैं. लॉजिक यही है, इस लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे. चलो जेईई की ओर बढ़ते हैं. चलो पहला तो थोड़े दो फॉर्मूला पढ़ लेता हूं. चलो इन द एक्सपांशन ऑफ हमको पता है कि अगर a प्लस बी की पावर n है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n+1. पर हमको ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n है. क्या दिया है? इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर n है, then the number of terms कितने होंगे? बस ये लॉजिक सीखेंगे आज. नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ओके. हमको ये तो पता है कि दो टर्म दिए है बाइनोमियल थ्योरम में, a प्लस बी रेज़ टू n की एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n+. पर अब तीन टर्म दिए हैं और उनके एडिशन की पावर n है, मतलब ट्राइनोमियल है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो याद रखिए नीचे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 into n+2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 है. ओके. नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1 into n+2 डिवाइड बाय 2. ये है आपका फॉर्मूला. समझ में आ गया? बहुत ही इजी फॉर्मूला है, तो आप समझ सकते हैं. दूसरा है, अगर यह तीन टर्म की जगह पे चार टर्म है तो क्या होगा? तो इन द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d रेज़ टू n, the number of terms equals to क्या होगा? चलो तो कितने टर्म्स हो गए इसके एक्सपेंशन में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, या n+1 से स्टार्ट होगा, n+1 into n+2 into n+3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 होता है. कितने टर्म्स होते हैं? n+1 into n+2 into n+3 डिवाइड बाय 6 होता है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चार टर्म की एडिशन की पावर n है. तो इसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल है. आप ये फॉर्मूला याद रख लो तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा. चलो पहला है the number of terms in the expansion of x plus y plus z raised to 10r. इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हो गए? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 66 और डी ऑप्शन दिया है 64. तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म निकालना है.
कितने टर्म है a प्लस बी प्लस सी रेस टू n, या n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू दी है 10। ओके, 3 टर्म है एडिशन में और पावर दी है n इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे, तो द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। चलो n की जगह पे 10 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा 10 प्लस 1 मतलब 11 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 12 डिवाइड बाय 2। अगर आप ये कैंसिल करोगे तो 6 2 जा 12, 2 से कट हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 11 6 जा 66। तो कितने टर्म्स हो गए इसके एक्सपेंशन में, कितने टर्म्स हो गए, 66 टर्म्स हो गए। क्लियर बच्चों, तो a प्लस b प्लस c रेस टू n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हो गए, 66। वैसे भी आपको पता है ये फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c रेस टू 2 है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है। आप फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में n की जगह पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 रखिए, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। 2 से 4 कट हो जाएगा तो 2 रह जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो सकता है, वेरीफाई कर दिया हमने, तो ये फॉर्मूला राइट है और यही फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे आए, क्यों आए, वो सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, जेडब्ल्यू के लिए इतना याद रखो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z रेज़ टू 5 इज। चलो इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो या n की वैल्यू क्या है, या n इज इक्वल्स टू 5। चलो द नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। चलो n की जगह पे 5 रख लो, तो 5 प्लस 1 6 इंटू 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा कट, 7 3 जा 21, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 21। वैसे एक और क्वेश्चन है 4 टर्म्स के लिए, बाद में देखते हैं, एक नया लॉजिक सीखते हैं। हमको कुछ नए सीखने की आदत हो चुकी है, हम कुछ नया सीखते हैं। ऑन डिवाइडिंग 5:40, ऑन डिवाइडिंग 5:40 बाय 11 the remainder is blank। ऑप्शन दिए है A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 5 और ऑप्शन D 1। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे, 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, तो रिमाइंडर क्या आएगी, तो आपको पता है कि इसका कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं हो सकता, कैलकुलेटर यूज नहीं हो सकता, कैलकुलेटर से आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। उसका क्वेश्चन क्या आएगा वो निकाल सकते हैं। 25 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आई थिंक 4.25, आपको वैल्यू मिलेगी 4.25। रिमाइंडर थोड़ी आती है, कैलकुलेटर रिमाइंडर नहीं निकालता है। अगर आपको कैलकुलेटर में रिमाइंडर कैलकुलेट करनी है तो मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ अच्छे से। देखो क्या कीजिए, 25 को 4 से डिवाइड किया, आपकी वैल्यू आई 4.25, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करने का, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट मतलब कि जो भी इंटीजर पार्ट है आगे पॉइंट से पहले जो भी पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, फिर बचा होगा 0.25, फिर आपके पास क्या बचा 0.25। अब 0.25 को जिस नंबर से डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचा 0.25, उसको जिस नंबर से डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 इंटू 4 जो भी वैल्यू निकल आएगी वो आपकी रिमाइंडर है। ये लॉजिक कैलकुलेटर में ऐसा चलता है, मतलब कैलकुलेशन 3-4 बार करना पड़ता है। तो 0.25 इंटू 4 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब रिमाइंडर 1 आ गई।
दूसरा तरीका भी आपको पता है कि अगर हम 25 को ऐसे लिखे 4 × 6 + 1, हो सकता है 4 से डिवाइड किया तो 6 क्वेश्चन आया और रिमाइंडर ये हो गए 1। ये लॉजिक आपने यूक्लिड्स एल्गोरिथम में सीखा था। यूक्लिड्स एल्गोरिथम ने आपको सिखा था 25 = 4 × 6 + 1, जो ये +1 है, मतलब a = bq + 1। याद आ रहा है? a = bq + 1, where a is divided by b, then question q is there and r is the remainder। और रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उस नंबर से कम ही रिमाइंडर आती है, मगर याद रखो आप 4 से डिवाइड करते हो। ये सब रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यूक्लिड्स एल्गोरिथम में दिया था। आपने शायद इसको लाइटली लिया होगा, पर ये लाइटली लेने की चीज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखो, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं तो पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर आने की, तो रिमाइंडर कौन कौन से पॉसिबल है, तो मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की 0 आ सकती है, 1 रिमाइंडर आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 रिमाइंडर नहीं आएगी। अगर 4 आ गया तो फिर से वो कट हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, 4 रिमाइंडर नहीं आएगी, मतलब रिमाइंडर ऑलवेज जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम आ सकती है। मतलब 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स कौन कौन से पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3 और 4 पॉसिबल है। इसमें से ही आंसर होगा। अब ये जो नंबर दिया है 5/40, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से, तो उसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें से कोई एक आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन में 12, 13, 14 या कुछ नया नंबर दिया है जो 11 से ज्यादा है या फिर 11 है, तो आप वो ऑप्शन कैंसल कर दीजिए। पर यहाँ तो सभी ऑप्शन 11 से कम ही है, मतलब चारों पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने से बोलता कि ये 2 ही आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, वो तो कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचती है, और वो रिमाइंडर कौन कौन सी पॉसिबल है, जो भी नंबर से डिवाइड करे उससे कम ही होगी और 0 भी हो सकती है। ओके, ये बात तो क्लियर है। मैंने ये बताया कि आप कैलकुलेटर से 25 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले 25 को 4 से डिवाइड करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी 4.25। जो भी पॉइंट के आगे इंटीजर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 4.25 - 4 कीजिए, हो जाएगा 0.25। उसको जिस नंबर से डिवाइड किया था उससे फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगी 1। आप ऐसे भी लग कर सकते हैं, पर नंबर ही इतना बड़ा हो कि उसको डिवाइड करना हो तो बहुत ही लेंथी हो। हमने वो कर सकते कि वो कैलकुलेशन डिवीजन वाला ऐसा, बराबर, उससे कर सकते हैं। अपन मान लो मैंने पूछ लिया कि 12,345 को अगर 4 से डिवाइड करें, 12,345 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगी, तो पूरा कैलकुलेशन करते हो और जो भी नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। ये आपको पता है। कैलकुलेटर में मैंने ट्रिक बता दी, 12,345 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 4 कीजिए, फिर जो भी इंटीजर आगे आता है पॉइंट के आगे उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर 4 से वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी बचा वो रिमाइंडर आ जाएगी। ये लॉजिक कैलकुलेटर। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन 5/40 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। अगर 5/40 को किससे डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगी, रिमाइंडर क्या आएगी, यही तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। चलो 5/40 को डिवाइड कीजिए किससे, 11 से। वो तो आप 5/40 पहले तो वो सिंपल लॉजिक से तो नहीं निकाल सकते। चलो 5/40 निकालना है तो 5 का 40 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 का 40 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन पेन पेपर लेके नहीं कर सकते, चलो कैलकुलेटर यूज कीजिए। चलो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, कैलकुलेटर यूज कीजिए। कैलकुलेटर में भी नहीं होगा, अगर आप कैलकुलेटर यूज करने जाओगे तो कैलकुलेटर में भी नहीं होगा। 5/40 करके देख लीजिए, 5 की पावर आई थिंक 10 तक भी नहीं हो सकती।
10 15 तक जाएगी ना तो कैलकुलेटर आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। उसमें 12 डिजिट सपोर्ट होते हैं, 12 डिजिट के बाद जितने ज्यादा डिजिट आएंगे वो सपोर्ट नहीं करेगा। मैथ एरर या फिर कुछ कैलकुलेशन एरर ऐसा कुछ दिखाएगा। बराबर? तो क्या करें मतलब कैलकुलेटर ने साथ छोड़ दिया, हमारा साथ कैलकुलेटर ने छोड़ दिया। मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन मैंने 12,345 को 4 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड, कुछ भी डिवाइड करो, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अब तो कैलकुलेटर ने भी साथ छोड़ दिया ये क्वेश्चन में। 5/40 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये नंबर कौन सा है वो पता नहीं कर सकते, तो 11 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से डिवाइड करना तो हमारे बस की बात है ही नहीं। पर बायनोमियल थ्योरम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब वो देखते हैं। अब बच्चे अगर मान लो ये नंबर 5 है और ये 11, ये नंबर 11 से कम है, ये जो भी नंबर 5 है वो 11 से कम है, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, 11 से ज्यादा करना पड़ेगा। क्या? 11 से ज्यादा करना। कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ लाइन दिखाऊंगा। चलो 5/40 तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 5/2 into 20, 5/2 मतलब 20 2 40। मैंने 40 के फैक्टर्स अलग अलग कर दिए, तो ये 5/2 के फॉर्म में लिख दिए। अब 5/2 का वैल्यू पता है हमको 25, तो 25/20 लिख सकते हैं। मैंने ये 5 को 25 में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 11 से बड़ा नंबर है, आपको ये बात समझ में आ गई? चलो ये हो गया आपका लॉजिक। चलो 25/20। अब एक बात बायनोमियल थ्योरम याद कीजिए, ये जो 25 है ना उसको 2 टर्म में डिवाइड कीजिए। क्या करना है? 2 टर्म में डिवाइड कीजिए, और हमको किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है, तो 11 के मल्टीपल में वो दोनों में से एक टर्म होनी चाहिए। 25 को 2 टर्म में डिवाइड कीजिए, और वो भी 11 के मल्टीपल में एक टर्म तो होनी ही चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, 11 2 22 होता है, तो 22 + 3 लिख सकते हैं। 22 + 3 लिख सकते हैं ना सर, ऐसा लिख सकते हैं 11 + 14। तो दूसरा नंबर है ना वो बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं करने का, बड़े नंबर में नहीं लाके छोटे नंबर में ला, छोटे नंबर में ला, तो कैलकुलेशन आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी वो तो कैलकुलेशन होगा ही, पर जल्दी खत्म करना है इनको। तो क्या करें? तो 25 को हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, 22 + 3, 22 + 3। तो इसको 22 + 3 के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 22 + 3 की पावर 20। बोलो बच्चों, क्लियर? याद है 22 + 3 की पावर 20। अब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए। चलो बायनोमियल थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं a + b/n, तो क्या होता है? nc0, a की पावर n, b की पावर c। मतलब पहले टर्म में a की पावर जो भी पावर होती है वही आती है, दूसरे टर्म में एक कम होती है, तीसरे में और एक कम होती है, और फिर लास्ट में 0 हो जाती है। तो ये जो 22 है, तो n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 22 है, b की वैल्यू 3 है। अगर आप अप्लाई करोगे लॉजिक तो ये होगा कि 20c0, मैं लिखता नहीं हूं यहाँ पे कैलकुलेशन, समझो। अगर आपको पता ना चले तो रफ में लिख के समझिए, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लॉजिक पे चला जाऊंगा। समझो क्या है? 20c0, 22/20, 3/0, फिर दूसरी टर्म प्लस 20c1, 22/19, 3/1, प्लस 20c2, 22 पावर 20 - 2 मतलब 18, और 3 की पावर 2। वैसे चलता जाएगा, और लास्ट टर्म के आगे वाली टर्म में बोल देता हूं, आगे वाली टर्म भी बोल देता हूं, 20c19, 22/1 आएगा उसमें, और 3 की पावर 19 है। क्लियर? और लास्ट टर्म है 20c20, और पास वाली टर्म कौन सी होगी?
पास वाली टर्म 22 रेस टू पावर क्या आएगी 0, 1 तो आगे आ गई, अब क्या आएगी 0 और 3 की पावर 20। बोलो इतना समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट टर्म को छोड़ दो, बाकी सब टर्म की बात करो, बाकी सब टर्म की बात कीजिए, बाकी सब टर्म की बात कीजिए। तो अब सब टर्म से 22 कॉमन ले सकते हैं या नहीं? हम सभी टर्म से 22 कॉमन ले सकते हैं, यस सभी टर्म से 22 कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो लास्ट टर्म है वो अलग कर दे, लास्ट टर्म क्या है 3 रेस टू 20, 20 से 21, 22 रेस टू 0 वो भी 1 और 3 रेस टू 20 उसको अलग कर दे, उसको अलग कर दे तो बाकी सब टर्म में से 22 कॉमन आता है, तो हम बाकी सब टर्म को 22 इंटू समथिंग लैम्डा क्या लिख सकते हैं 22 इंटू लैम्डा प्लस 3 रेस टू 20 प्लस 3 रेस टू 20 को तो अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि 22 इंटू लैम्डा, तो यह लिखा था a इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं अभी फिर से, b इंटू क्यू प्लस प्लस r, तो ये a है बराबर। चलो b की बात करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर है 11, q मतलब कि जो लैम्डा आया वो तो 22 से डिवाइड हो सकता है तो 11 से हो ही सकता है, तो 22 इंटू लैम्डा प्लस जो भी बचा वो रिमाइंडर बची, क्या बचा रिमाइंडर बची। तो अगर मैं 22 प्लस 3 रेस टू 20 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगी 3 रेस टू 20। अब एक बात याद रखिए, क्या बचा भाई रिमाइंडर 3 रेस टू 20, बाकी सब तो 22 से डिविजिबल है, जो भी नंबर है वो 22 इंटू लैम्डा मतलब 22 से डिविजिबल है, मतलब कि वो रिमाइंडर में आएगा। बाकी जो कचरा बचा वो रिमाइंडर में आता है, मतलब 3 रेस टू 20 रिमाइंडर में आता है। पर याद रखिए 3 रेस टू 20 कम नंबर थोड़ी है 11 से, रिमाइंडर 11 से कम ही आएगी। ये 3 रेस टू 20 है, 3 रेस टू 2 9 होता है, 3 रेस टू 3 27 होता है, तो 3 रेस टू 20 है मतलब 11 से कम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी फाइनल रिमाइंडर नहीं है। सर फाइनल रिमाइंडर क्या होती है 11 से कम होती है। मैंने पहले ही बताया आपको लॉजिक कि जो भी रिमाइंडर आएगी वो 11 से कम ही आएगी, ये 3 रेस टू 20। सर अब नया लॉजिक, क्या नया लॉजिक, फिर से वही लॉजिक, नया क्या फिर से वही लॉजिक। अब मैं बात बता दूं आपको क्या करना है, मैंने जो लॉजिक बताया ना पूरा कैलकुलेशन वो बाइनोमियल थ्योरम वाला 20c0 टू 22 रेस टू 23 रेस टू 0 वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता देता हूं। यहाँ एक नंबर ला दो जो 11 के मल्टीपल में हो, प्लस ऑलवेज प्लस करके लिखिए प्लस 3 रेस टू 20, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है तो लास्ट का जो भी नंबर है तो वही पावर में डाल दीजिए 3 रेस टू 20, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है यहाँ तक, और फिर से उसकी भी रिमाइंडर निकालनी। अब इसकी फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, चलो 3 रेस टू 20 की फिर से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो इसकी रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 3 रेस टू 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 3 रेस टू 20 को 11 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो 3 रेस टू 20 है, एक काम कीजिए 3 रेस टू 2 क्या होगा 9, तो 9 तो 11 से कम है, नहीं लिख सकते, 9 तो 11 से कम है ना, ओके, तो उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, पर उससे ज्यादा नंबर नहीं, तो 3 रेस टू 3 होता है 27, तो 11 से ज्यादा नंबर है, मतलब इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं 11 से ज्यादा नंबर में, 25 था यार वो 11 से ज्यादा, तो इसको भी कन्वर्ट करना है 27, पर 27 में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो पावर है वो 3 रेस टू 3 मतलब 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो मैं इसको 3 के मल्टीपल में पहले लिख देता हूँ 3 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 18, क्या लिखा मैंने 3 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 18, समझ में आ गया, पावर 3 के मल्टीपल में ला दो पावर, क्या लॉजिक कैसे क्यों यूज करता हूँ वो समझो बात, तो बाकी सब तो इजी है। मैंने पावर यहाँ पे 3 रेस टू 18 ला दी, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेस टू 3
रेस टू 6, क्या लिख सकता हूं 3 रेस टू 3 रेस टू 6, 6 त्रिज्या 18 हो जाता है, 6 त्रिज्या क्या हो जाता है 18 हो जाता है, ये लिख सकता हूं। ओके, क्यों फैक्टराइज किया समझ गए होगे आप इस तरीके से लिखने के लिए। अब 3 रेस टू 3 क्या होता है 27, तो इसको लिख दो 3 रेस टू 2 into 27 रेस टू 6, क्या लिख सकते हैं 3 रेस टू 2 into 27 रेस टू 6। अब ये 27 को बाइनोमियल फॉर्म में लिखो, मतलब दो टर्म के फॉर्म में लिखो, वो भी एक नंबर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, एक नंबर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं 22 प्लस 5, 22 प्लस 5, हम इसको लिखेंगे 3 रेस टू 2 3 रेस टू 2 into 22 प्लस 5। लॉजिक समझ लीजिए आप, बाकी सब इजी है। मैंने क्या लिखा 22 प्लस 5 रेस टू 6। अब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 22 वाली टर्म्स तो 11 से डिविजिबल है, पर ये 5 रेस टू 6 रिमाइंडर बच जाएंगे। मैंने बताया अभी 3 रेस टू 20 रिमाइंडर यहाँ बचे, या फिर 5 रेस टू 6 रिमाइंडर बचे। लॉजिक समझो, ये 22 11 से मल्टीपल है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, पर 5 रेस टू 6 रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 into 5 रेस टू 6, ये रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आगे कैलकुलेशन 5 रेस टू 6 आ गया, तो 5 रेस टू 6 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू 2 into 5 रेस टू 6 को हम लिख सकते हैं अलग फॉर्म में। चलो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 into 5 रेस टू 6, जो 5 रेस टू 40 में किया था वही लॉजिक अप्लाई कीजिए, 5 रेस टू 2 रेस टू 3। ओके, लॉजिक याद कीजिए, समझ लीजिए, अगर पता ना चले तो दूसरी बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो 5 रेस टू 2 को हम लिख सकते हैं 3 रेस टू 2 ऐसे ही रहने दो, वो 11 से कम है इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, पता चला 11 से कम है इसलिए मैं इसको सिंपलीफाई नहीं करता हूं। ये हो जाएगा 25 रेस टू 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 22 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 into 22 प्लस 3 रेस टू 3, क्या हो जाएगा 22 प्लस 3 रेस टू 3, या 22 आया जो कि 11 से मल्टीपल है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 रेस टू 3 आएगी, या पे देखो 3 रेस टू 20 आई, या पे 5 रेस टू 6 आई, या पे 3 रेस टू 3 आएगी, मतलब रिमाइंडर 3 रेस टू 2 into 3 रेस टू 3 आएगी। अब 3 रेस टू 3 को हम लिख सकते हैं 27, क्या लिख सकते हैं 27, तो इसको हम लिख देंगे 3 रेस टू 2 into 27, जो कि 11 से ज्यादा नंबर है, तो 3 रेस टू 2 27 को 22 प्लस 27 को 22 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आएगी 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 1 मतलब 5, 3 रेस टू 2 मतलब 9 into 5, 9 into 5 क्या होता है 45। ये नंबर तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको 11 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर हम इसको लिख सकते हैं 11 4 44 प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिमाइंडर 1 आई, आपकी रिमाइंडर क्या आई 1। क्लियर बच्चों, ये था लॉजिक और पूरा कैलकुलेशन। लॉजिक समझो, एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कीजिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी नंबर है वो 11 के मल्टीपल में लाइए, फिर जो नंबर बचा उसकी पावर रिमाइंडर ले लीजिए, ये उसके रिमाइंडर को फिर से रिमाइंडर के फॉर्म में यूज कीजिए, फिर से रिमाइंडर लाइए, बने जितनी भी टर्म छोटी हो सके उतने नंबर को छोटा कीजिए, फिर 11 से डिवाइड कीजिए, मतलब 11 into 4 plus 1, अब रिमाइंडर 1 आ जाएगी। अगर आपके पास कैलसी है उतना पावरफुल, तो आप कैलकुलेटर से रिमाइंडर निकालने की कोशिश कीजिए, 1 ही आएगी ऑलवेज। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 रेस टू 40 डिवाइड बाय 11 तो कीजिए, 1 ही आएगी रिमाइंडर। ये लॉजिक है बाइनोमियल थ्योरम का, यही लॉजिक है बाइनोमियल थ्योरम। 22
जितने भी टर्म्स है उसमें 22 है, मतलब डिविजिबल है उस सब में। तो बचा क्या, जो बचा वो रिमाइंडर होता है। हमने आगे लेक्चर में देखा था 5n-1 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4 देखा था। तो 5n जो लास्ट टर्म थी ना वो 1 को हमने लेफ्ट साइड पे ले लिया था, बाकी सब था वो 4 के मल्टीपल में था। तो वही चीज है, वो रिमाइंडर है 1, 5n इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा प्लस 1, 5n इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 1, तो प्लस 1 रिमाइंडर है, बाकी सब तो 4 के मल्टीपल में। यही है 22 और लास्ट टर्म 3/20 है, तो वो रिमाइंडर है 22 के मल्टीपल में, जो वो तो निकल जाएगा। क्लियर, तो यही लॉजिक है। चल अब एक और क्वेश्चन जो हमारे फार्मूला के रिलेटेड है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y plus z plus w raised to 20 is blank। कितने टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में? तो याद रखिए द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है द नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 डिवाइड बाय 6। हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 20 है, 20 वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, हो जाएगा 21 into 22 into 23 डिवाइड बाय 6 में लिख सकता हूँ 3 2 जा 6, ये 7 3 जा हो जाएगा, ये 2 11 जा हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 77 into 23, 77 into 23, आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 77 into 23। अगर ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 77 into 20 कीजिए पहले, 77 into 20 ये हो जाएगा 7 2 4 0 और पावर है 7 2 4 1540 प्लस 77 into 3 7 3 21 2 7 3 21 प्लस 2 231 और अगर आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा 1, लास्ट में मिलेगा 1, ये हो जाएगा 7 7 1 1771 इज योर आंसर। वैसे भी आपको पता चल जाता है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा 1771 ही आएगा, क्योंकि ये 401 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, 21 तो ज्यादा है, 41 से भी ज्यादा ही है। वैसे भी आप डायरेक्टली तुक्का लगा सकते हैं, पर ये मैंने कैलकुलेशन पूरा कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये था ज्योमेट्री का टॉपिक, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लो। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर आप कोई भी नंबर में ले लेता हूं 5 रेज़ टू 20 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आती है? ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। 5 रेज़ टू 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आती है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्लियर बच्चों? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों।